बड़ी खबर आपको देते हैं कि गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है, जिस तरह के आईएमएफ के साथ उनके मुज़ाकरात थे, जो अग्रीमेंट हुई थी कि सर्कुलर डेट जो कि स्टैगरिंग नंबर्स की अगर बात की जाए 2.3 ट्रिलियन रुपीस का था व्हेन इट कम्स टू द एनर्जी एंड पावर सेक्टर, उसको घटाकर उसको पे ऑफ करके 561 बिलियन रुपीस पे लाने का फैसला किया गया है। अब ये किस तरह मुमकिन हुआ है? कहा जा रहा है कि तकरीबन 12,000 बिलियन मुख्तलिफ बैंक से 18 कमर्शियल बैंक से एक तरह से लिए जाएंगे, उनसे लोन किए जाएंगे एंड दिस इज़ गोइंग टू बी टेकन बाय द सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी और ये रीपे करेगा इन आईपीपीज़ को। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये तकरीबन एक तरह की एडजस्टमेंट भी है, इसके अंदर आपको सब्सिडी भी दी जा रही है ताकि चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके, यानी देयर इज सम इज बीइंग लोन्ड एंड गिवन अवे, लेकिन फिर इसके अलावा हमारे सामने है कि सब्सिडीज़ दी जा रही हैं। हाउ विल दिस वर्क आउट? ये फैसला इसलिए किया गया, इसका यकीनन खैर मकदम करेंगी पूरी की पूरी जो आईपीपीज़ और एनर्जी सेक्टर है, लेकिन इसके बावजूद हाउ विल दिस वर्क आउट इन द लॉन्ग रन और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या सर्कुलर डेट को नीचे लाने का मतलब है कि ठीक है जी, मईशत का पहिया आगे बढ़े, यकीनन ये जो आईपीपीज़ कंपनीज हैं दिल बी हैप्पी, सरप्लस एनर्जी भी आपके पास मुल्क में मौजूद है, लेकिन देन हाउ डज द सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी प्लान टू पे बैक दीज बिल्स? इससे पहले भी आपको अगर याद हो तो इस बात पे बहुत ज़्यादा बहस की जा रही थी कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका सबसे बड़ा बोरोअर इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ही है, और क्या सर्कुलर डेट आपका पावर सेक्टर से मूव होकर आपकी बोरोइंग एजेंसीज, आपकी क्रेडिट एजेंसीज की तरफ चले जाएगा? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे जानेंगे कि इज गोइंग टू बी एड्रेस। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब, क्या आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं? आई थिंक आई सी यू देयर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन। सर, बड़ी खबर कही जा रही है कि सर्कुलर डेट, जिसको हमेशा ही हम मुख्तलिफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस प्रोग्राम्स में डिस्कस करते आए हैं, बड़ा चैलेंज करार देते रहे हैं, 2.3 ट्रिलियन से कम कर इसको 561 बिलियन पे लाया जा रहा है, मगर ऑफकोर्स 18 कमर्शियल बैंक से बोरोइंग भी की जा रही है एंड द रिमाइंडर ऑफ इट इज़ बीइंग एडजस्टेड वाया सब्सिडीज। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? सिद्रा साहबा, एक तो बात ये है कि जो पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर है, मैंने हमेशा कहा है कि ये तंजीम नौ मांगता है। जब तक आप इसकी एक रीस्ट्रक्चरिंग, रिफॉर्म नहीं करेंगे तो कभी भी आप इस एफिशिएंसी और सर्विस डिलीवरी पे नहीं आ सकते और उस कॉस्ट पे नहीं ला सकते कि मुल्क को एक ग्रोथ के फ्रेमवर्क में लाया जा सके। ये तो एक ओवरऑल बात है। जहाँ तक सर्कुलर डेट का ताल्लुक है, हमने 2013 में भी एग्जैक्टली यही ऑपरेशन किया था। इसका मतलब ये है कि सर्कुलर डेट के दो पार्ट्स हैं। एक तो पार्ट जो फ्लो का है, यानी कि जो हर साल ब्लीडिंग हो रही है, उसके कई जुज़ हैं। मसलन नेपरा एक टैरिफ डिटर्मिन करता है, उस टैरिफ में एक लाइन लॉसेस होते हैं। जब डिस्कोज उससे बढ़ के लाइन लॉसेस करते हैं तो वो सर्कुलर डेट में जाता है। जब आप 100 रुपये का बिल भेजते हैं और 90 रुपये की कलेक्शन होती है अक्रॉस ऑन दी एवरेज पूरे डिस्कोज में, तो वो भी सर्कुलर डेट में जाती है। फिर कुछ सब्सिडी कम रह जाती है, कुछ एजे के बाकी कुछ मसाइल हैं, वो सब ऐड करके कहीं 200 से 500 अरब सालाना की बुनियाद पर ऐड करते रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लो। तो ये आपको आज 4.9 ट्रिलियन 4,900 अरब रुपया या 16 अरब डॉलर का एक स्टॉक मौजूद है, जो पावर सेक्टर में भी है और गैस सेक्टर में भी है। सही। अब हम करके जा रहे हैं जैसे कि 2013 में किया था कि एक फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग करके हम बैंक से पैसे बोरो करके कुछ पे बैक कर देंगे इनटू दी आईपीपीज़, यानी कि जो उनके ड्यूज मौजूद हैं। कुछ पीएल यानी कि एक कंपनी है जो कि होल्ड करती है हमारा सर्कुलर डेट, जिसमें एक एसपीवी है ये जिसमें पार्क हुआ, उसमें पे कर देंगे तो आपका जो ओवरऑल डेट है वो कम हो जाएगा। 3.23 ऑलरेडी एक बिल्ट इन सरचार्ज है जो आपके बिल में आज भी आता है, कई सालों से आ रहा है, ये अगले 6 साल आता रहेगा और आप पे बैक करेंगे जो 1200 अरब के करीब की बोरोइंग आप करने जा रहे हैं। पर आपको इससे ज़्यादा यानी कि ये सेकंड टाइम हम स्टॉक को टेक केयर करने लगे हैं और ये आईएमएफ हमेशा कहता है कि आप इस स्टॉक को नीचे ले आएं। सो इन कंसल्टेशन विद द फंड हम करने जा रहे हैं। द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट, मैंने 2013 में भी, चूँकि मैं टेबल पर मौजूद था, तब भी कहा था
कि ये एक फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करके हम सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक ये काम कर रहे हैं। वो प्लान भी तब हमने ही लिखा था, ये जिसके खाकान साहब, मुताबिक अगर मेरे व्यूअर्स के लिए आसान अल्फाज में बताइएगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर फिस्कल इंजीनियरिंग है, बुक बैलेंसिंग की जा रही है, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्या कैश फ्लो बेहतर होता है आईपीपीज़ का? सब्सिडी की अगर बात की जाए तो हमारे पास अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 127 बिलियन की सब्सिडी बजट की गई है। दूसरा ये भी इशारा दीजिएगा कि ये विफाक की तरफ से अगर पेमेंट हो रही है, मेरी नज़र से कोई 1-2 माह कबल एक रिपोर्ट गुजरी थी जिसमें जब वाजिबात की बात की जाती है, जब ये सर्कुलर डेट की बात की जाती है, तो सिंध हैपन्स टू बी द बिगेस्ट डिफॉल्टर। सबसे ज़्यादा वाजिबात सिंध की तरफ हैं और हुकूमत सिंध की तरफ है। हाउ डज इट प्ले आउट ऑन द प्रोविंशियल लेवल एज वेल? सो आपने बहुत सी चीज़ें सामने रखी हैं, सब दुरुस्त हैं। एक तो ये कि एक पब्लिक सेक्टर की पेमेंट्स डिले होती हैं, सिंस वन ऑफ देम। एक प्राइवेट सेक्टर की पेमेंट्स डिले होती हैं, यानी कि रिकवरी डिले होती हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और कई दफ़ा हम एक फेडरल एडजस्टर, जिसका मतलब है कि हम बजट में कटौती कर लेते हैं फ्रॉम द प्रोविंसेस सो दैट ये पेमेंट्स ली जा सकें। एक तो ये बात है। ये प्ले आउट इस तरह करेगा कि आईपीपीज़ का एक लेट पेमेंट सरचार्ज बिल्ड हो जाता है। अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे आईपीपीज़ को, और क्योंकि आप शॉर्ट हैं 10% जैसे मैंने कहा रिकवरीज में, फिर लाइन लॉसेस आपके टीएनडी के ज़्यादा हैं, तो आपका एक शॉर्टफॉल जब आता है और आप आईपीपीज़ को पे नहीं करते तो उन पे एक बहुत हैवी लेट पेमेंट सरचार्ज बिल्ड होता है। तो आपकी एक लिक्विडिटी बेहतर हो जाती है जब आप ये काम करते हैं, जब आप इस तरह बैंकों से 10-11 कमर्शियल बैंकों से लेकर ये पैसे बोरो करते हैं। अब आप असल बात जो है वो आज भी कायम है कि हमने किस तरह अपने फ्लो को ज़ीरो पे लाना है। और उसके लिए जैसे मैंने बात का आगाज़ किया था कि जब तक आप प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोज नहीं करेंगे, जब तक आप जनरेशन कंपनीज को प्राइवेट तहवील में नहीं देंगे, जब तक आप रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप एक टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी, पूरे मुल्क में आपने एक टैरिफ मेंटेन किया हुआ है, उसको ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप एक CTBCM, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है एक कंपेटिटिव एनर्जी मार्केट की तरफ नहीं जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर में इस तरह की इंजीनियरिंग हमने कई दफ़ा करके देखी है। दिस डजंट सॉल्व द इशू। द इशू इज स्ट्रक्चरल इन नेचर, जहाँ पे सरकार जनरेट भी कर रही है, ट्रांसमिट भी कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है। ये सरकार का काम नहीं है। हमने कई बार इनके बोर्ड्स तब्दील किए, CEOs लगाने की कोशिश की, पर असल नतीजा यही निकला है कि सरकार ऑपरेशंस जब भी चलाती है वो इनएफिशिएंट होते हैं। क्योंकि कोई भी, आपका ख्याल है, डिस्को में बैठा ये सोच रहा है कि मुझे सिद्रा साहिबा का जो घर है उसमें एफिशिएंट बिजली देनी है, मुझे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करनी है, मुझे शेयर होल्डर रिटर्न मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, इसी मद में अगर खाकान साहब, जस्ट अनदर एडजॉइनिंग क्वेश्चन, मुझे बताइए कि के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन और अब एक्स मनी ईयर्स डाउन द लाइन, ये जो हमारे सामने एक केस स्टडी मौजूद है, आपने जितने भी बातें कही कि रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, यकीनन ऑपरेशंस जब प्राइवेटाइज होता है तो उसमें एफिशिएंसी बेहतर आती है, और बज़ाहिर तो हमें एज ठीक है, महंगी तरीन बिजली पाकिस्तान की, ये एक आर्ग्यूमेंट उनके अगेंस्ट जाता है, लेकिन व्हाट वी यूज टू फेस एंड एक्सपीरियंस, उससे हालात बहुत बेहतर हैं इस वक्त लोड शेडिंग उस तरह से नहीं होती है। इस दफ़ा एटलीस्ट सुनवाई है, अगर आपका कोई भी पेन पॉइंट है, आपको कोई सुनने वाला मौजूद है। एंड ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन मेनी मीडिया चैनल्स दैट हैव कवर्ड इट एंड सेड कि किस तरह की इंप्रूवमेंट और कहाँ ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आई हैं। आपका एज अ कंसल्टेंट एंड समबडी हु इज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, इसको किस तरह देखना है, एंड हाउ डू यू सी एंड इवैल्यूएट इट? देखिए, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जो बड़ा हाई लॉसेस थे वो कहीं 30s में थे, वो 20s में आ गए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। कुछ एफिशिएंसी भी आई, बट हमने पूरे मुल्क के निज़ाम को चूँकि ना डीरेगुलेट किया ना लिबरलाइज किया, तो हम अभी भी चूँकि टैरिफ सेटिंग ऐसी करते हैं कि हम पूरे मुल्क में एक टैरिफ दे देते हैं। मैं कई दफ़ा समझाने की कोशिश ये करता हूँ कि जब तक अगर हम स्टेट में भी रहते हुए चलें, प्राइवेटाइज होने से हमें कुछ बेहतरी दिखाई ज़रूर दी कराची में और के इलेक्ट्रिक में, फिर हमने उसको आगे कई हैंड्स बिकना था, उसमें भी बहुत डिफ़िकल्टीज आती रही। एक ज़माने में एक चाइनीज़ कंपनी के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर करना चाहती थी। इट टुक सो लॉन्ग अ टाइम एंड वी स्टिल डिडंट, जिसे कहेंगे, वर एबल टू ट्रांसफ़र इट टू दैट चाइनीज़ कंपनी। सो जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो अभी भी ओवर आर्चिंग है और वो रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर है, जिस तरह आप कहेंगे पूरे एनर्जी सेक्टर का। और तीसरी बात यह है कि जो रेगुलेटर है हमारा, वो मार्केट मेकर नहीं है, वो सिर्फ एक प्राइस गिवर बन के रह गया है।
ये तीन तक इकट्ठी नहीं होंगी, हम अपने एनर्जी सेक्टर को, और जब तक आप अपने एनर्जी सेक्टर को ठीक नहीं करेंगे, और मैं फिर कहता हूँ ये रिफॉर्म से बहुत आगे की बात है, एक पूरा तंजीम ना हो। आपको एनर्जी का एक मॉलिक्यूल सोचना है। अगर गैस आपके घर में बर्न हो रही है और गलत बर्न हो रही है, बिकॉज बहुत लो एफिशिएंसी पे आप अपना गीज़र भी चला रही हैं, आप अपना अवन भी चला रही हैं, आप पानी भी गर्म कर रही हैं, और वही गैस अगर पावर बहुत सस्ती बनाती है, एंड वी कैन गिव यू चीपर पावर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि एनर्जी सेक्टर की मिनिस्ट्री भी एक होनी चाहिए, रेगुलेटर भी एक होना चाहिए, और ऑपरेशंस प्राइवेट सेक्टर में। पॉइंट्स वेल टेकन। खाकान साहब, आखिरी सवाल मुझे बताइए, अर्लियर यू मेड अ कमेंट अबाउट हाउ दिस विल प्ले आउट इन टर्म्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, जिनका हमेशा से एक शिकवा ये रहता है कि उनका कैश फ्लो, उनके फंड्स का फ्लो विफाक की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। इसका पोलिटिसाइज होने के कितने इम्कानात आप देखते हैं, या आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस, एक पॉलिटिकल विल डेवलप कर ली गई है? बिकॉज अगेन द पीपल बीइंग accredited for this is a special task force. I think Pakistan has come to a point where we do realize कि without an energy sector reform, जिसमें provinces भी शामिल हों, because discourse तो provinces में है, और आपको पता है कि जो collection है उसका ना होने की एक वजह कई जगह पर हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, और प्रोविंसेस को इम्प्लीमेंटेशन में ज़रूर साथ देना पड़ेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। So एक राक आई थिंक बहुत क्लियर है अक्रॉस द कंट्री के एनर्जी सेक्टर, विच जस्ट डजंट मीन पावर, विच मीन्स पावर, गैस, पेट्रोलियम, ऑल टुगेदर have to be reformed, deregulated, liberalized, competitive markets have to be created. Without that, where we stand today, ये ना सिर्फ बर्डन है एक्सचेकर पर, ये बर्डन है आपकी पॉकेट पर और उस इंडस्ट्री पर जो इस कॉस्ट पर कभी भी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव उस तरह नहीं हो सकती जैसे कि बाकी ममालिक हैं। अगर आप आज इस ओवरऑल सिनेरियो को देखें, आई थिंक रियली वन टास्क फोर्स क्या, मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब तक आपके पास एक ऐसी एनर्जी मिनिस्ट्री नहीं होगी, आपकी वो बात में आई 100% अग्री कि एक ओवरऑल ओवर आर्चिंग रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं, अगर मैं इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखती हूँ कि देयर हैज़ बीन द 18th अमेंडमेंट, उसके बाद कई ऐसे मसाइल, कई ऐसी चीज़ों की प्लानिंग और विजन आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ लेके चलना है। समटाइम्स इट फील्स लाइक अ बेल आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि इस दफ़ा हुआ है, लेकिन वो जो एक आप ओवर आर्चिंग प्लान की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हर प्रोविंस ने अपनी डिमांड्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस डालनी है, फिर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, उसका फुकदान नजर आता है और उसके लिए कोई एक मेज़ पे बैठने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। दिस इज़ एन ऑन गोइंग डिबेट एंड अ डेवलपिंग स्टोरी। मजीद इसके अंदर जो उतार चढ़ाव आते हैं वो हम आपको बताते चलेंगे।